सारी ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट नोट कर लिए। चलिए इसको वैसे जरा थोड़ा सा सोच लेते हैं और फिर इसके ट्रीटमेंट्स हैं वो भी लिख लेते हैं। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए हमें सिंपली बस ये सोचना कि अगर किसी कॉमन प्रोसेस से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स सिग्निफिकेंट वैल्यू वाली मर्ज हुई हैं तो सिग्निफिकेंट वैल्यू प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट इमटेरियल आइटम निकलाई है तो वो बाय प्रोडक्ट। तो पहले तो ये जरा ज़हन में रखना। वैसे तो एग्जामिनर आपको आपके लेवल पे जॉइंट और बाय प्रोडक्ट खुद ही बताएगा कि ये जॉइंट प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट है, ये डिसीजन तो आपने नहीं लेना, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बस ज़हन में रखनी है। सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स आर कॉल्ड एज एंड इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम इफ एनी इज कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट। तो अगर आपके किसी सिनेरियो में बाय प्रोडक्ट डेवलप हो जाए तो उसका फिर क्या ट्रीटमेंट है, अब हम ये डिस्कस करने लगे। सबसे पहले जो चीज आपने ध्यान में रखनी हुई है कि क्योंकि बाय प्रोडक्ट एक इनसिग्निफिकेंट आइटम है इसलिए इसे कॉस्ट एलोकेट करते ही नहीं। क्या इस पे कॉस्ट इंकर नहीं होती या इस पे एलोकेट नहीं करते? फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ये है कि 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, एक कॉमन प्रोसेस में 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स बनी और सपोज इसी प्रोसेस में प्रोसेसिंग के रिजल्ट में एक प्रोडक्ट जी बन गई एज अ बाय प्रोडक्ट। लेट्स अज्यूम कॉमन प्रोसेसिंग जब हुई इनकी तो कॉस्ट इंकर हुई, लेट्स अज्यूम 100,000। इस 100,000 की कॉस्ट इंकर होने से क्या क्या बना? ए बी सी एंड डेफिनेटली जी, इसमें सबका खर्चा है। लेकिन बाय प्रोडक्ट क्योंकि इनसिग्निफिकेंट आइटम है तो इस पे जो थोड़ा सा खर्चा हुआ भी होगा उसको बाय प्रोडक्ट पे एज एन अकाउंटेंट एलोकेट करके हम टाइम वेस्ट करने की बजाय उसकी कॉस्ट भी बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बस जॉइंट प्रोडक्ट्स पे ही एलोकेट कर देंगे। मीन्स उससे इस केस में ये जो लाख का खर्चा हुआ है ये सिंपली बस किस किस पे एलोकेट होगा? ए बी और सी पे, आइदर बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी मेथड और बाय यूजिंग सेल वैल्यू एट सेपरेट अफेक्ट। तो पहला पॉइंट क्या है, किस पे कॉस्ट एलोकेट ही नहीं होती। तो यहाँ तक एक डायग्राम बनाए फिर मेरे साथ साथ रहेगा, मैं जो बोलता जा रहा हूँ फिर साथ साथ नोट भी कर लेते। सर उसके पास भी नहीं है पेन, मेरे से लेना, और अगर भाई के पास भी नहीं है तो उसके लिए भी लेना। है पेन? अच्छा जी बना ली डायग्राम। तो सब फर्स्ट पॉइंट लिखें इसके नीचे, कॉस्ट फुल कंसंट्रेट करना प्लीज। कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट। क्यों यार, क्या इंकर नहीं हुई? इंकर नहीं हुई लेकिन इनसिग्निफिकेंट होगी, इमटेरियल होगी। इमटेरियल वर्ड पता है, माइनर सी होगी, ऐसे ही उसको कॉस्ट एलोकेट करके काउंटर अपना कीमती टाइम वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन इस लाइन का हरगिज़ से मतलब नहीं कि खर्चा हुआ नहीं है, जी को बनाने में भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आई होगी, लेकिन वो उसको एलोकेट होने की बजाय बाकी जॉइंट प्रोडक्ट्स में ही एलोकेट होता है। ठीक है, और जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट होने के कौन से मेथड है, बार बार ज़हन में लाना शुरू हो जाए। क्वांटिटी मेथड भी हो सकता है और सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट भी हो सकता है। तो कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड, लेकिन पॉइंट नंबर 2 टू बाय प्रोडक्ट। जी इसी सिचुएशन में जरा एक दूसरी चीज समझो, बड़ा कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, लेकिन इट इज पॉसिबल कि ये जो बाय प्रोडक्ट है इसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो, इसकी कोई सेल वैल्यू हो। एक ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट सी चीज है जो एज अ बाय प्रोडक्ट बनी है
और उसने मार्केट में सेल भी नहीं होना, इन अदर वर्ड्स बस आपने उसको फेंकना ही है। तो अगर फॉर एग्जांपल उसका कुछ भी नहीं होना, उसे फेंकना ही है, तो कॉस्ट उस पर एलोकेट होनी नहीं और रिकवरी वैल्यू है नहीं, हम बाय प्रोडक्ट का फिर कुछ भी नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स उसे कंप्लीट इग्नोर कर देंगे अगर उसने बिकना भी नहीं है। किसने बिकना भी नहीं है? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बाय प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ रिकवरी वैल्यू या सेल वैल्यू है, रिकवरी वैल्यू समझ लेंगे, उसे बेच के कुछ कमाया जा सकता है, इवन देन कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, लेकिन उसको बेच के जो कैश मिलेगा उसका फिर ट्रीटमेंट हम करेंगे। नहीं, पहले वो क्लियर करना, सही कह रहे हैं सर, कॉस्ट अभी भी एलोकेट नहीं होनी, लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट की कोई रिकवरी वैल्यू है, मीन्स हमें जो उसके अगेंस्ट फिर कैश मिलना है, उसको फिर हमें बस अकाउंट फॉर करना होगा। तो कैश डेबिट होगा उसके अगेंस्ट या क्रेडिट होगा? उसको बेच के कैश डेबिट होगा, तो उसका फिर जो रिकवरी वैल्यू है बस वो हमने ट्रीटमेंट करना। तब रिकवरी वैल्यू का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? वन तो अभी भाई ने बोल ही दिया है। एक तो ये है कि हम उस कैश को क्या बना लें, अदर इनकम, मीन्स उसे क्या एंट्री करना है, कैश या रिसीवेबल डेबिट। अगर अभी पैसे नहीं मिले, अक्रूवल बेसिस पे एंट्री कैश, रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट। नहीं वो उसे ही नहीं बेटा, इतने जैसे बात नहीं, सिंपल अदर इनकम। अदर इनकम किसी का होती है जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया जरा जेन, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम। वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन सरप्लस शायद होता है, ये तो सर वो पता नहीं क्या होता है। एक सेंटेंस सेकंड और लिखा है, एक बाय प्रोडक्ट हैज अ रिकवरी वैल्यू, if byproduct has a recovery value, उसे बेच के कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, then recovery value is stated by using either of the following methods। एक हो गया, एक और भी इसमें either of the following methods लिखा हूं। if byproduct has a recovery value, then recovery value is stated by using either of the following method। उसमें ए कर लें, treated as other income। जॉइंट प्रोडक्ट्स की बहस हो रही है, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट की बहस हो रही है, ये रिकवरी वैल्यू, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड इन एनी केस, लेकिन अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू है तो फर्स्ट मेथड इज कि उस रिकवरी वैल्यू को कैसे अकाउंट फॉर कर लें। एक डबल एंट्री लिख लें नीचे, क्या डबल एंट्री बन जाएगी, कैश और रिसीवेबल डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट, और ये अदर इनकम जो है आपको ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं नजर आए। एनी कंफ्यूजन सर? जो हमारी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं वो फिर मेन प्रोडक्ट्स कहलाएंगी, उनकी जो सेल है वो सबसे ऊपर प्रॉफिट लॉस में सेल के नाम से आएगी, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है उसकी बस अदर इनकम के नाम से रिकवरी वैल्यू आ जाएगी। इन दिस सिचुएशन, जो ए सिचुएशन अदर इनकम, यहाँ तक एंट्री लिखने के बाद ऊपर वापस यहाँ डायग्राम देखें, इट मींस ये जो लाख रुपया इंकर हुआ है मेरी इस एग्जांपल में, ये बस अब ए बी और सी पे एलोकेट होगा और जी का इस 1 लाख के खर्चे से कोई ताल्लुक नहीं, बस उसके अगेंस्ट पैसे होंगे, वो अदर इनकम के तौर पे अलग एक डबल एंट्री बन जाए। लेकिन एक सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है, एक उस मेथड का पहले लाइन लिखें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा तरीका एक ये भी होता है, ये भी अडॉप्ट किया जा सकता है, ट्रीट इट एज, treat the recovery value as a deduction from joint manufacturing cost। इसके साथ अगर और लिखना, पहले एक मेथड है अदर इनकम बनाना, एक और दूसरा है या क्या अडॉप्ट कर सकते हैं,
treat the recovery value as a deduction from joint manufacturing cost. लिखिए जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं, हेडिंग लिख के जरा डायग्राम में आते हैं। इस सेकंड हेडिंग को बेटा समझने के लिए जरा एक फिगर और अज्यूम कर लें। लेट्स अज्यूम जो जी है इसकी रिकवरी वैल्यू इस सिचुएशन में, नहीं ये बहुत ज्यादा, थोड़ी सी कम कर लेते हैं। रिकवरी वैल्यू ऑफ जी इज सपोज 1000। डेफिनेटली फिगर विल बी अवेलेबल, आपने उसकी वर्किंग करने में छोटी सी फिगर इसलिए अज्यूम कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू कम है। क्या अज्यूम किया सर जी के सामने मैंने, इसकी रिकवरी वैल्यू सपोज 1000 है। फर्स्ट ट्रीटमेंट अभी क्या डिस्कस हुआ था जी, इस 1000 की क्या एंट्री करना है, कैश रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। एक ऑल्टरनेट बेटा बेटा ये है कि दोबारा गौर से जरा डायग्राम देखो। हमारा जॉइंट कॉस्ट का खर्चा हुआ है 1 लाख रुपीज, ए बी सी जी चारों बनाए, लेकिन जी पे कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं। अब उसकी जो रिकवरी वैल्यू है उसका ट्रीटमेंट डिस्कस हो रहा है, तो 1 लाख कॉस्ट इंकर हुई है, सही करो, और उसके रिजल्ट में ही एक प्रोडक्ट जी भी बनी है और उसकी 1000 रुपीज रिकवरी वैल्यू। तो एक और ट्रीटमेंट ये किया जा सकता है कि जो 1 लाख खर्चा हुआ है इसी 1 लाख की कॉस्ट में से 1000 को एज अ रिकवरी वैल्यू ट्रीट करना। मींस 1 लाख कॉस्टिंग कर हुई और उसके रिजल्ट में जो बाय प्रोडक्ट बनी उसकी रिकवरी वैल्यू 1000 है। 1 लाख कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, 1 लाख में क्या क्या होगा ये हम मुसलसल ज़हन में रखना है। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ये हमारा खर्चा है, कैश गया था, और 1000 कैश आना है जाना। तो सेकंड मेथड में क्या करें, इस 1000 को जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से नेट कर लें और नेट करके कितनी अमाउंट बच जाएगी, फिर वो 99,000 रुपीज ए बी और सी में एलोकेट हो। फर्स्ट मेथड इज अदर इनकम बना लें और 1 लाख पूरा एलोकेट करें। अनदर पॉसिबिलिटी इज कि जो रिकवरी वैल्यू है उसे कॉस्ट में से नेट ऑफ कर लें और जो नेट करके रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट रह जाएगी उसको फिर जॉइंट प्रोडक्ट्स पे बेस्ड ऑन यूनिट्स मेथड या सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट मेथड एलोकेट कर लें। किसको किससे नेट कर लें, वर्ड्स बोला, रिकवरी वैल्यू को जॉइंट कॉस्ट से नेट ऑफ कर लें। इस केस में आप सोच सकते हैं 1000 रिकवरी वैल्यू की क्या एंट्री हो रही है, कर सकते हैं सर, हिम्मत करें सर, जाने दें सर, खुदा की कैश या रिसीवेबल तो डेबिट ही होना है यार, पैसे तो आनी है। तो अदर इनकम क्रेडिट होने की बजाय जॉइंट कॉस्ट क्रेडिट हो जाए। जॉइंट कॉस्ट क्रेडिट होने का मतलब बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, खर्चा नेट ऑफ हो जाए। तो आए जरा सेकंड एंट्री लिखें, अगर हमें डिडक्शन फ्रॉम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करनी है तो देन कैश या रिसीवेबल डेबिट करके क्या क्रेडिट करने की बजाय क्या क्रेडिट होता है, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट होता है। और बेस्ड ऑन दिस फिगर जो हम अज्यूम कर रहे हैं 1000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। What will be the effect of this entry on 1 lakh? एक और सेंटेंस लिखे इसके नीचे, ये बात समझ आ गई यहाँ पे। आफ्टर दिस डिडक्शन नेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट net joint manufacturing cost will then be allocated to joint products. According to the example, 1 lakh minus 1000, 99,000 will then be allocated to joint products A, B and C either by using physical quantity method or by using sale value at separate of point method, whichever is the case जो क्वेश्चन में होगा। So there are two ways in which by products recovery value can be treated.
नंबर 1 अदर इनकम बना लें, नंबर 2 ज्वाइंट कॉस्ट में से डिडक्ट कर लें। अगर तो एग्जामिनर हमें बता दे कि कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना है फिर तो ठीक है, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर बताता नहीं है, तो एक छोटा सा जरा नोट लिख लें। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर क्या करना है, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है जरा एक नजर पढ़ लें जो अभी लिखा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? किसकी बात हो रही है? बाय प्रोडक्ट की किस चीज की बात हो रही है इस वक्त? रिकवरी वैल्यू की बात। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन एनीवे? चलिए नोट लिखें। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट regarding the treatment of recovery value of byproduct, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि अदर इनकम बनाएं या नेट ऑफ करें, देन treat the recovery value as a deduction from joint मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सेकंड मेथड जो है वो फिर प्रेफरेबली अडॉप्ट किया जाता है, अदर इनकम वाला या डिडक्शन वाला। मींस कौन सी एंट्री बाय डिफॉल्ट जहन में रहनी चाहिए? कैश और रिसीवेबल डेबिट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। लेकिन दूसरा मेथड भी पता होना चाहिए, अगर एग्जामिनर कहे तो फिर उसे अदर इनकम भी ट्रीट किया जा सकता है। अब हमने इंशाल्लाह भी क्वेश्चन स्टार्ट करने, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग कल से जो हम पढ़ रहे थे वहां से शुरू करें, और जहां तक पढ़ा अभी एक नजर जरा सारा